बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ लिया था। और मैंने आपसे कहा था मैं कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट आपको बताऊंगा जो कि आपको कॉम्पिटिटिव में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो अपने मेन नोट्स में भी लिख सकते हो और चाहो तो आप अलग से भी इसको लिख सकते हो। देखो बच्चों, हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि रदरफोर्ड ने बताया कि एटम कुछ इस तरह से होता है जिसमें एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है सेंटर पर, और इस न्यूक्लियस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। इस न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इसके अंदर ऐसे सर्कुलर वे में रिवॉल्व करते रहते हैं। और उसने बताया क्या कि एटम में कुछ ना कुछ ब्लैंक स्पेस होता है। एटम में कुछ ना कुछ ब्लैंक स्पेस होता है जिससे कि जो अल्फा रेज आ रही थी, ये अल्फा रेज किसी एंगल पर डेविएट भी हुई और कुछ स्ट्रेट भी निकल गई। मतलब कुछ डेविएट हो गई और कुछ स्ट्रेट निकल गई। मतलब जैसे जो ऐसे आ रही थी ये बिल्कुल स्ट्रेट निकल गई, कोई दूर से निकल रही थी वो स्ट्रेट निकल गई। क्यों? उसने बताया कि बिल्कुल सामने जो आ रही होगी पॉजिटिव के वो रिटर्न बैक भी हो गई होगी। कुछ रेस तो बिल्कुल स्ट्रेट निकल गई सीधे सीधे, जो बिल्कुल न्यूक्लियस से दूर से निकली वो स्ट्रेटली पास हो गई थी। जो न्यूक्लियस के पास से आई तो उनको एक फोर्स ऑफ रिपल्शन फील हुआ जिसकी वजह से वो डेविएट हो गई किसी एंगल पर। अगर ये एंगल हम लोग थीटा मान लें, ये एंगल कोई हम लोग अगर ये थीटा वन है तो ये एंगल थीटा टू मान लिया, अलग अलग एंगल पे ये डेविएट हुई होंगी। कुछ रेज जो बिल्कुल स्ट्रेटली न्यूक्लियस के सामने चली आ रही होंगी, ये रेज रिटर्न बैक हो गई होंगी। क्यों? फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से, क्योंकि अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। और उसने बताया कि एटम के सेंटर पर एक पॉजिटिव डेंस पॉजिटिव चार्ज है या डेंस ऑब्जेक्ट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, जिसको उसने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस नाम दिया था। इसको उसने नाम दे दिया था न्यूक्लियस है ये, इट इज न्यूक्लियस। ये रहा न्यूक्लियस। ठीक है, और ये हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये मॉडल था। कल मैंने आपको ये भी बताया कि ये फेल क्यों हुआ। मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू प्लांक, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में तो इट विल लॉस्ट इट्स एनर्जी। और हमें यह भी पता है कि सेंटर पर जो है हमारा न्यूक्लियस है, और ये सेंटर पर जो न्यूक्लियस है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है जो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है सर्कुलर पाथ में, ये सर्कुलर पाथ में नहीं हो पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी का क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। और जैसे जैसे ये एनर्जी का लॉस करेगा तो ये न्यूक्लियस की तरफ पास आने लगेगा, पास आने लगेगा, और एक टाइम बाद ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा जिससे कि न्यूक्लियस कोलैप्स हो जाएगा, पूरा एटम कोलैप्स हो जाएगा। बट रियलिटी में तो एटम्स कोलैप्स नहीं हो रहे हैं। तो मैक्सवेल ने कहा कि स्टेबिलिटी नहीं बता पा रहे हैं कौन? रदरफोर्ड। ये कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर वे में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी का लॉस करता जाएगा, और एक टाइम बाद एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली पास जाता जाएगा, न्यूक्लियस के पास जाता जाएगा, एट लास्ट इट विल फॉल डाउन इनटू न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और न्यूक्लियस में गिरा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्ज होने की वजह से ये एटम को कोलैप्स कर देंगे। सो द स्टेबिलिटी ऑफ एटम कुडंट एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड, बट मैंने आपसे कहा था मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बताऊंगा, दैट इज रिजल्ट। ये जो इन्होंने मॉडल दिया था इसमें इन्होंने कुछ रिजल्ट्स बताए, इन्होंने कुछ रिजल्ट्स बताए। जैसे पहला तो मैंने क्या कहा कि ये जो न्यूक्लियस का साइज है, इस न्यूक्लियस का जो साइज है और ये जो पूरे सर्कुलर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का साइज है पूरे एटम का, तो उसने कंपैरेटिवली बताया कि न्यूक्लियस का साइज इस एटम के साइज में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है या बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है? तो उसने कहा कि वॉल्यूम जो है वो एटम का
किसी न्यूक्लियस के वॉल्यूम से 10⁻15 टाइम्स बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है हमारे पास कि इस पूरे का मतलब, अगर आप इस पूरे को इस वाले को मान लो, ये मान लीजिए एक सेंटर है, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, तो बेटा उसने कहा कि जो इस r1 की वजह से वॉल्यूम आएगा और r2 की वजह से वॉल्यूम आएगा, तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा, पहला रिजल्ट उसने क्या दिया कि जो वॉल्यूम होगा एटम का, VA का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम। इसका कोई डेरिवेशन नहीं बता रहा क्योंकि नॉट रिक्वायर्ड। तो वॉल्यूम ऑफ एटम जो होगा वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से 10⁻15 टाइम्स बड़ा होता है। फर्स्ट रिजल्ट इन्होंने ये दिया। एक इन्होंने फॉर्मूला भी बताया इसी में कि R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, यानी कि R जो हमारे पास है वो न्यूक्लियस का रेडियस, R जो है आपके पास न्यूक्लियस का रेडियस है। R इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और आर नॉट जो है मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि 4/3 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर इतना आप रखोगे। ए जो है वो एटॉमिक मास है, ये आपके पास एटॉमिक मास है। हाँ बेटा, तो बच्चों हमें ये पहला रिजल्ट दिया गया, आप चाहो ये फर्स्ट रिजल्ट लिख लो बेटा। पहला रिजल्ट था किसके बारे में, साइज के बारे में, कि साइज जो एटम का होता है न्यूक्लियस के साइज से काफी बड़ा होता है, या न्यूक्लियस का साइज उसने कहा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। उसका कहने का पर्पस ये था कि ये जो ब्लैंक स्पेस है वो काफी ज्यादा है, न्यूक्लियस बहुत छोटी जगह पे है और इलेक्ट्रॉन काफी दूर रिवॉल्व कर रहा है उससे। तो ये आप इसको नोट कर लो, ये डायग्राम बनाने की नोट नीड, बस ओनली आप ये पॉइंट लिख लेना, पहला पॉइंट। सर एक बार रेडियस वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा रेडियस उसने बताया कि रेडियस जो है किसी न्यूक्लियस का, वो कैलकुलेट करने के लिए उसने फॉर्मूला दिया आर नॉट ए की पावर 1/3। मतलब जैसे मान लीजिए आपको एल्यूमिनियम का रेडियस पता करना है कि उसके न्यूक्लियस का रेडियस कितना है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। अब एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का 27 होता है, तो आप इसकी एटॉमिक मास के प्लेस पे 27 पुट कर दोगे। आर नॉट तो मैंने आपको बताया कि फिक्स रखना है, दैट इज 4/3 इंटू 10⁻13। बट अगर आप अलग अलग बुक्स में पढ़ोगे तो इसकी कुछ वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻13 से लेकर के 1.44 इंटू 10⁻13 के बीच में लिखे हुए मिलेंगे। बट कॉमनली जो वैल्यू यूज की गई वो थी 4/3, यानी कि इट इज 1.3 समथिंग कुछ, ठीक है। तो 10⁻13, ये इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इस पर बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन बनता है, एटॉमिक मास आपको पता ही होते हैं, आर नॉट आपको पता ही है, तो आप आर निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल होता है, बट रिलेशन नोट कर लो इसको।
लिख गया सर। क्या सभी बच्चों ने लिख लिया? यस। बच्चों दूसरा जो पॉइंट दिया गया, इट वाज द फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एटम। सेकेंड पॉइंट बेटा जो उसने दिया वो दिया कि कितनी नंबर ऑफ रेस किसी एंगल थीटा पर डेविएट हो सकती हैं। उसने बताया कि हाउ मैनी रेस विल डेविएट एट एन एंगल थीटा, और उसके बीच में एक रिलेशन भी बताया। उसने मैथमेटिकल फॉर्मूला भी दिया। देखो उसने फॉर्मूला क्या दिया। सेकेंड रिजल्ट उसने कहा कि नंबर ऑफ alpha rays which deviate from an angle theta, ठीक है। उसने कहा कि जो नंबर ऑफ रेज होंगी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा बाय 2 इस पूरे की पावर 4, और वी कैन से कि n1 अपॉन n2 इट इज इक्वल टू साइन थीटा 2 बाई 2 और साइन थीटा 1 बाई 2 इस पूरे की पावर 4। ये उसने रिलेशन दिया। तो ये दोनों फॉर्मूले लिख लेना कि कितनी नंबर ऑफ रेज, जैसे इस पर मैं बेस्ड एक क्वेश्चन भी आपको कराता हूं कि किस तरीके से इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे आपको इसको यूज करना है। पहले आप ये फॉर्मूला लिख लो। बच्चों लिख गया क्या? यस सर। देखो इस पर बेस्ड मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता। बच्चों क्वेश्चन है कि इफ number of alpha rays at an angle at an angle 60 degree are 112 पर मिनट मतलब एक मिनट में 60 डिग्री पर 112 रेज डेविएट हो रही। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा रेज scattering
scattering at an angle 90 degree per minute at an angle 90 degree per minute। देखो हमें ये कह रहा है कि थीटा 1 का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है, तो उस पर जो नंबर ऑफ रेज डेविएट हो रही है वो 112 हो रही है। जब एंगल हो गया 90 डिग्री तो हमें पता करना है नंबर ऑफ रेज कितनी डेविएट हो रही होंगी। पीछे एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया है n1 अपॉन n2, n1/n2 इज इक्वल टू साइन थीटा 2/2 अपॉन साइन थीटा 1/2 इस पूरे की पावर 4। चलिए सभी के वैल्यू पुट कर लेते हैं। n1 है 112, n2 हमको पता करना है, एंगल जो सेकेंड है वो है 90 डिग्री, तो 90/2 अपॉन साइन ये कितना है 60/2 और इस पूरे की पावर कितना 4। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 45, ये 30 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 2 से, और बेटा आपको वैल्यू पता होना चाहिए साइन 45 की, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इस पूरे की पावर कितना 4, तो 2 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 112/n2 इक्वल टू 2/√2 की पावर 4, जिसको आप बोल सकते हो 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 बेटा कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है 16 और √2 का पावर 4 हो जाएगा 4, तो 4 से ये 4 कैंसल, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो n2 इज इक्वल टू हो जाएगा 112/4, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा और 4 8 जा, यानी कि 28। कर लो बेटा, इसको नोट कर लो। तो बच्चों ये जो आप 3 रिजल्ट पढ़ रहे हो, ये तीनों रिजल्ट मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ये बोर्ड लेवल पे नहीं पूछे जाते हैं, बट जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आप फिर से पढ़ोगे। मॉडर्न फिजिक्स में भी एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। बच्चों नोट कर लो तो इन्फॉर्म कर देना।
लिख गया सर। सभी बच्चों का लिख गया क्या? कोई नोट तो नहीं कर रहा? देखो बच्चों, एक रिजल्ट और इन्होंने दिया था, ध्यान से समझिएगा। आपने बच्चों शायद ये कॉन्सेप्ट अभी पढ़ लिया हो, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला, या आपको इतना तो बेसिक पता होगा कि अगर कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो जैसे ही जब आप उसको ऊपर की तरफ फेंकते हो तो उस पर एक ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्क करना स्टार्ट करती है कि वो नीचे की तरफ आए। ये कोशिश करता है ऊपर तक जाता जाए जाता जाए जाता जाए, बट ग्रेविटी कोशिश करती रहती है कंटिन्यूअसली कि ये नीचे की तरफ आए जब आप किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हो। एक टाइम बाद ये जाकर के, ये जो आपने जिस सब्सटेंस को फेंका, एक टाइम बाद ये किसी पॉइंट पर रुकता है और फिर यही पॉइंट नीचे वापस आने लगता। तो जब आपने किसी चीज को ऊपर फेंका, वो एक किसी पॉइंट पे रुका जहां पर उसकी वेलोसिटी हुई होगी 0, और फिर वो नीचे वापस आने लगा। क्यों? एक इस पॉइंट पर एक ऐसी स्टेट आई होगी जिसपे ये ऊपर जाने वाली चीज और नीचे जाने वाला फोर्स जो है वो इक्वल हो चुके होंगे, तब ये पॉइंट इधर पे रुकता है, फिर वो वापस आने लगता। किसी भी चीज को जब ऊपर फेंका जाता है तो बेटा वो ऊपर जाते हुए और एक टाइम पे वो वहां एक ऐसा हाईएस्ट पॉइंट आता है उसका जहां पर वो रुकता है, फिर वो रिटर्न बैक आने लगता। तो बेटा देखो, हमें ये पता है कि जो हमारा एटम है, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बनाते हैं हम लोग एटम कुछ इस तरह से। अब ये आपका एटम हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। हम लोग पता ये करना चाह रहे हैं कि जो अल्फा रेस इस पॉइंट मान लो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट से चली, जो कि न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, मतलब कंपैरेटिवली मैं बोलूं तो मैं अभी बोल देता हूं कि ये जो है इन्फिनाइट डिस्टेंस पे रखी हुई है। ये जो है ये रेस इन्फिनाइट डिस्टेंस से चली आ रही है इसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, और क्योंकि इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, तो ये रेस को एक फोर्स ऑफ रिपल्शन फील हुआ। इस रेस को फोर्स ऑफ रिपल्शन फील हुआ किसी इस पॉइंट बी पर, यहां से वो रिटर्न बैक हुई। तो ये न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस से रिटर्न बैक हुई, ये न्यूक्लियस के कितने पास तक पहुंची, इस डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं आर नॉड। आर नॉड, आर नॉड क्या है बेटा? ये आर नॉड है वो डिस्टेंस जहां से न्यूक्लियस से किसी पॉइंट का, वो डिस्टेंस किसी पॉइंट का न्यूक्लियस से जहां से रे रिटर्न बैक हो रही। तो हम लोग ये पता करना चाह रहे हैं, थर्ड पॉइंट जो हमारा है, रिजल्ट जो है वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब कोई रे कितने नियरेस्ट पहुंच सकती है वो हम लोग पता करना चाह रहे हैं, यानी कि इस आर नॉट का वैल्यू पता करना चाह रहे हैं कि कितने पास तक ये पहुंच सकती है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जब रे इधर से चली होगी किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से, तो बेटा इनिशियली अगर मैं इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा कि Q1 Q2 Q1, अब देखो इसका चार्ज मान लूं मैं, इस न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको मैं मान लूं Q1, और इस रे का मैं चार्ज मान लूं Q2, ठीक है। इस रे पर जो चार्ज है, इस रे, ये चार्ज ऑन रे है, चार्ज ऑन रे, दोनों पॉजिटिव नेचर के होते हैं ना, तो ये आपके पास चार्ज ऑफ न्यूक्लियस हो गया, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालूं ए पॉइंट पर, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये लगाऊंगा मैं। तो क्या होगा? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यानी इन्फिनाइट का स्क्वायर, इट विल बी 0। पोटेंशियल एनर्जी इसकी कुछ नहीं होगी इस टाइम पर।
अब मैं अगर इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊं, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, तो एट पॉइंट ए के लिए मैं लगाऊंगा हाफ इंटू मास ऑफ अल्फा रे इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ये m क्या है, m है हमारे पास मास ऑफ अल्फा रे, मास ऑफ अल्फा रे, और v वेलोसिटी हो गई उसकी, वेलोसिटी ऑफ अल्फा रे, वेलोसिटी ऑफ अल्फा रे। अब इसी तरीके से अगर मैं पॉइंट बी पर चीजें कैलकुलेट करूं, इस पॉइंट बी पर मैं निकालना चाह रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर बी के लिए निकालूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला तो ये रहेगा k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस यानी कि r की जगह कितना r नॉट। बट अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूं, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, तो मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। वेलोसिटी इस पॉइंट पर हुई होगी 0, भाई ये वो पॉइंट है जहां से इस रे को मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन फील हुआ, इस पॉइंट पे जाकर के वो रुका होगा, फिर रिटर्न बैक होना स्टार्ट किया होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो उसकी होगी हाफ इंटू 0 स्क्वायर, इट विल बी 0। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट की 0 है और काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर 0 है। काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर हाफ एम बी स्क्वायर है और पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर के Q1 Q2 बाय आर नॉट है। आप एक कॉन्सेप्ट जानते हो कि एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अगर मैं लिखूं, एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है, देखो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में होगी, बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो एनर्जी तो क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं कि टोटल एनर्जी, ये टीई, देखो टीई का मतलब है टोटल एनर्जी, ये सब मैं साइड में लिख दे रहा है किसका मतलब क्या है, ये टोटल एनर्जी हो गया, ठीक है। और पीई का मतलब क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और केई का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर जितनी रही होगी उतनी टोटल एनर्जी बी पॉइंट पर रही होगी, ये तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हुई होगी। तो अगर मैं ए पॉइंट की बोलूं तो पोटेंशियल एनर्जी थी वहां पर और कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, और बी पॉइंट की बोलूं तो इस पर भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी आपने कैलकुलेट की प्लस इस पर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की। अब मैं सबके वैल्यू पुट कर रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर कितनी थी, के Q1 सॉरी 0 थी, ये तो 0 थी, प्लस हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी के Q1 Q2 अपॉन आर नॉट प्लस 0। तो यहां से अगर मैं ये लिखूं कि के Q1 Q2 बाय आर नॉट इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर है, अगर मैं आर नॉट को सेपरेट कर लूं तो मेरे पास हो जाएगा के Q1 Q2 और 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 के Q1 Q2 बाय एम बी स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास फॉर्मूला आर नॉट का। Where Q1 Q2 are the charges, Q1 चार्ज है अल्फा रे का, Q2 चार्ज है उस न्यूक्लियस का, m मास ऑफ अल्फा रे है, v वेलोसिटी ऑफ अल्फा रे है। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला दिया गया, नोट कर लो इसको भी, पहला पेज नोट कर लो फिर मैं सेकंड पेज ओपन कर दूंगा, डू फास्ट। सी में आर नॉट स्क्वायर नहीं होगा? बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने के Q1 Q2 बाय आर, वो फोर्स का फॉर्मूला था वो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला में ओनली आर था। यहां पर भी आप आर ही लिखिएगा, ये स्क्वायर नहीं था। तो बच्चों ये कुछ एक्स्ट्रा बताया मैंने आपको रदरफोर्ड के मॉडल के रिगार्डिंग। अब इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट नील्स बोर मॉडल, बट नील्स बोर मॉडल के आने से पहले, ये मॉडल काफी टाइम तक चला था रदरफोर्ड का, नील्स बोर का मॉडल के आने से पहले बेटा कई सारी रिसर्च हो चुकी थी, ठीक है। आइंस्टाइन और प्लांक, मैक्सवेल और कई सारे लोग अलग अलग तरह की थ्योरीज दे चुके थे। लाइट के ऊपर काफी चर्चा हो रही थी, जैसे कि न्यूटन ने जो लाइट को पार्टिकल माना, फिर कुछ लोगों ने उसको वेव माना, ठीक है।
फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं लाइट और वेव ये दोनों होता है। तो ये सारी चीजें जो बीच में हुई हैं, ठीक है। और उसके अलावा फिर इलेक्ट्रॉन को भी लोगों ने ये मानना स्टार्ट कर दिया कि ये भी दो नेचर का हो सकता है, पार्टिकल और वेव की तरह। तो हम लोग पहले तो ये समझेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें नील्स बोर के मॉडल को समझने में काम में आएंगे, ठीक है। ये वाला पेज नोट हो जाए तो आप इन्फॉर्म कर देना, मैं सेकंड पेज ओपन कर दूंगा। हो गया सर। ओके, सभी बच्चों ने लिख लिया ना? Yes, sir. ये भी लिख लो। बच्चों सभी लोग चैप्टर नंबर 1 प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनके अलावा। आप लोगों का टेस्ट होगा इस अपकमिंग सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन पर, ठीक है। 30 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। उससे पहले आपके जो भी डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो, क्वेश्चन आप मुझे भेज दीजिएगा तो मैं आपको सॉल्व करके उसके आंसर बताता जाऊंगा। सर हाँ बेटा। सर जो आपने शीट दी थी केमिस्ट्री की, उसमें इक्विवेलेंट मास और वेट वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जब आप लगाओगे तो आप मॉलिक्यूलर मास को n फैक्टर से डिवाइड कर रहे होगे, बट n फैक्टर आप करेक्ट नहीं ले पा रहे होगे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही होगी और वहां पर n फैक्टर थोड़े से चेंज होते हैं। अभी आपने केवल एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नंबर ऑफ आयंस जितने प्रोड्यूस हो रहे हो उसको n फैक्टर लेते हैं, बट एक पॉसिबिलिटी और होती है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से भी हम लोग देखते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट अभी मुझे आपको सिखाना है, तो मूल कॉन्सेप्ट 2 में सिखाऊंगा जो कि मैं, तो अभी उस वो वाले क्वेश्चन छोड़ दो, वो टेस्ट में भी नहीं दूंगा मैं। सर आप एक बार एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट की क्लास ले लेंगे क्या? एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट की, ठीक है। इसमें क्या है, कंफ्यूजन क्या है? सर मुझे इसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे, उसका कंसेप्ट भी समझ में नहीं आ रहा। तो मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल नहीं पा रहे हो? यस सर, उसके जो क्वेश्चंस है मुझे वो नहीं आ रहे, क्योंकि उसमें कुछ इक्विवेलेंट का भी आ जाता तो फिर वो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता सर। अच्छा अच्छा, हाँ तो वो नॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहे होंगे आप लोगों से। यस सर। सर आप क्लास लेंगे या फिर उनको छोड़ दें? वो मोल कॉन्सेप्ट जब 2 पढ़ लोगे ना आप लोग तो बहुत अच्छे से आपको वो आने लगेगा। सर बट सीट में 50 क्वेश्चंस छूट रहा है, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट मिला के। अच्छा चलो ठीक है, तो मैं कोशिश करता कि एक एक्स्ट्रा क्लास लगाऊं या कैसे भी करके वो मूल कॉन्सेप्ट 2 भी पढ़ा ही दूं आपको। हो गया ये नोट सभी का? यस सर। यस सर।
ठीक है, तो बच्चों फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं नील्स बोर का मॉडल, ठीक है? Yes, sir. ओके बेटा, Thank you, sir. ओके बेटा।